नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, संस्कृत की यात्रा आज चौथे पड़ाव पर है। चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शब्द समझेंगे और उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। आपकी कोई क्वेरी, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लास को शुरू करने से पहले शेयर कर दीजिए इस चैनल को बिहार के हर एक एक बच्चे के पास, जिसके लिए यह पाठ सरल हो जाए और संस्कृत में उसकी रुचि बढ़ती रहे। क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, हमारे संस्कृति की संरक्षक है, और यदि यह भाषा विलुप्त हुई तो सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। संस्कृत को बचाना, संस्कृत का संवर्धन करना हमारा और आपका दायित्व है। इसी संकल्प के साथ आइए शुरू करते हैं यह पाठ, क्योंकि हम इस पाठ में बताने वाले हैं कि कौन सी लेखिकाएं संस्कृत के संवर्धन हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर रही हैं। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए निकलते हैं इस यात्रा पर। पढ़ते हैं पहले भूमिका चौथे पाठ की। नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं, सप्तमी एक वचन। संस्कृत साहित्य समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। समाजस्य यानम, समाज का यान, समाज की गाड़ी, पुरुषैः नारीभिश्च, पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है। कहते हैं ना कि नारी और पुरुष एक रथ के दो पहिए होते हैं। अब रथ का एक भी पहिया कमजोर हुआ चचा तो वो तो गड्ढे में गिर जाएगा। क्लियर है? साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य अपि, साहित्य अपि, अपि मतलब भी, साहित्य में भी उभयो, उभय दोनों, उभयो दोनों, समानम महत्वम, दोनों का समान महत्व है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्पराः सन्ति। अधुना, अधुना शब्द से आपको आधुनिक शब्द समझ में आ रहा होगा। आज भी सर्वभाषासु, सप्तमी बहुवचन, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम, साहित्य रचनाओं में, स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी, तत्पराः सन्ति, तत्पर हैं, संति, अस्ति स्तः संति, बहुवचन, ठीक है, तत्पर हैं, यशश्च लभन्ते, और यश प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, यश प्राप्त कर रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का न्यूनाधिकम, कम अधिक योगदान प्राप्त होता है। साहित्य समृद्ध करने में कम या अधिक बैलेंस बना होना चाहिए। पूरी पृथ्वी बैलेंस पे चल रही है तो वो बैलेंस बना हुआ है। पाठेस्मिन, पाठेस्मिन अति प्रसिद्धानाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते। पाठेस्मिन, इस पाठ में, अति प्रसिद्धानाम, बहुत प्रसिद्ध, लेखिका नाम एवं, लेखिकाओं की चर्चा है। एन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। और इस साहित्य निधि को पूरा करने में हम उनके योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। तासाम योगदानम ज्ञायते, हम उनके योगदान के बारे में जानते हैं। क्योंकि भैया योगदान बहुत आवश्यक है समाज में। एक बात हमेशा याद रखो, जो आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपका साथ दे, आपका योगदान दे, उसका नाम जरूर लो। अब संस्कृत साहित्य की बात है तो संस्कृत साहित्य में जिन स्त्रियों ने योगदान दिया, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। और सच कहूं तो ये पाठ आपके सिलेबस में होना बहुत महत्वपूर्ण भी था। हमेशा एक समाज का ये दायित्व है कि वह अपने भूतकाल से और अपने भविष्य काल से अपने पाल्यों को अवगत कराने के लिए उनके वर्तमान को अच्छे से संवारे। ये पाठ मील का पत्थर साबित होगा इस बारे में। क्योंकि हिंदी के लेखकों लेखिकाओं को तो आप जानते हैं, 50 ठो तो फेसबुक में मिल जाएंगे, 60 ठो तो रील बना रहे हैं, 20 ठो तो उर्दू के और शायरी के रील बना रहे हैं, लेकिन संस्कृत का उसमें कहीं पर भी कोई पोस्ट, कोई रील नहीं दिखता। उसका एक कारण और भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये सोचेंगे कि संस्कृत के कवि ऐसा क्यों नहीं करते, क्या वे
गरीब हैं, क्या उनके पास संसाधन नहीं है, क्या वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। संस्कृत के कवि या संस्कृत के लेखक आधुनिक समय में हर उस व्यक्ति से ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हैं जो व्यक्ति कोई रील बना रहा है, कविता की कोई शायरी की रील बना रहा है, लेकिन वह भाषा अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे चौराहे की भाषा नहीं बनाया जा सकता। उसका साहित्य अपने आप में इतना सारगर्भित, इतना महत्वपूर्ण है कि उसे हम इतने सस्ते में रील और सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। ठीक, गीता का एक श्लोक आप एक रील में देखकर क्या सीखेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन आपको समझा रहा है, इस पर नहीं कि आपने एक फोटो क्लिक की और लगा के उसके पीछे एक म्यूजिक लगा दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। शास्त्रकारैश्च संवर्धम कहते हैं विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों ने क्या किया, इसको संवर्धित किया, इसको अत्यधिक समृद्ध किया है, इसको बड़ा बनाया है। वैदिक कालात आरभ्य, अब कालादारभ्य, दारभ्य में तो आरभ्य है, कौन सी संधि है कमेंट करके बताओ। वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानांश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। कहते हैं कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्य रचनाओं में, वैदिक काल आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम काव्यानांश्च रचने, शास्त्रों और काव्य की रचना में, संरक्षण में यथा पुरुषा दत्तचित्ताः, दत्तचित्त मतलब लगे हुए थे, जितने पुरुष लगे हुए थे, तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते, स्त्रियां भी क्या कर रही थीं, स्त्रियां भी सावधान थीं अपने कार्य को लेकर, वो भी अपनी दायित्वों को निभा रही थीं, वो भी अपने कार्य को पूरा कर रही थीं। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, कितने नाम आप सुनते हैं उन वैदिकी विद्वान ऋषि नारियों की, जो अपने आप में एक मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा पर थीं। याज्ञवल्क्य की जो दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी, या जिनसे गार्गी के शास्त्रार्थ कितने प्रसिद्ध हैं। या फिर हम बहुत नई ईस्वी में आए वैदिक काल के बाद, तो आप देखते हैं उसी बिहार में शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, तो शंकराचार्य लौटे किसके प्रश्न पर, मंडन मिश्र की पत्नी के, न कि मंडन मिश्र के। मंडन मिश्र से तो वो जीत ही गए थे, लेकिन उन्हें लौटना पड़ा उस स्त्री के प्रश्न पर, जो भारतीय स्त्री थी, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर सदैव अपने आप को साबित करती रही है। अगली लाइन पर चलते हैं। वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, मंत्र दृष्टा, न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। हमारे यहाँ वेद के जो मंत्र हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं कि वे भगवान द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं। तो जब मंत्र कहीं से आए, तो आपने लिखा तो है नहीं, तो लेखक तो आपको कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपने उन मंत्रों को जो अवतरित हुए उनको रचनाबद्ध किया, तो आपको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। तो वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, मंत्र दृष्टा न केवल ऋषि थे, अपितु ऋषियां भी थीं, ऋषिकाएं कौन, वही स्त्रियां। अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है ऋषिका, तो आप आज से लिख लो ऋषिकाएं, ऋषिका या ऋषिकाएं, बहुवचन ऋषिकाएं, एक वचन ऋषिका। ऋग्वेदे चतुर्विंशति, अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनम अत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में चतुर्विंशति, अथर्ववेद में पंच ऋषिकाः, ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति कितना हुआ 24, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थीं और निर्देश देती थीं, निर्दिशयन्ते, निर्देश भी देती थीं कैसे चीजों को क्रियान्वित करना है। उनमें कुछ नाम क्या हैं, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी, ये उनके नाम हैं। ऐसी महान ऋषियां हमारे परंपरा में थी। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी, बृहदारण्यक उपनिषद है एक, उसमें एक कहानी आती है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शनक रुचिमिति वर्णिता याम याज्ञवल्क्यम आत्मतत्त्वम शिक्षयति।
एक कहानी आती है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब बृहदारण्यक उपनिषद मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो मैं कहानी थोड़ी सी आपको बता दूंगा कि याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से, इनकी दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी से कहते हैं कि मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम में बहुत दिन रह लिया, अब वानप्रस्थ में जाना चाहता हूं। आपको पता है 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मैं चाहता हूं कि संपत्ति का बंटवारा मैत्रेयी और कात्यायनी आप दोनों में करवा दूं। तो मैत्रेयी कहती हैं कि संपत्ति लेकर मैं क्या करूंगी, क्या मैं संपत्ति से अमर बन जाऊंगी? मुझे ऐसा कोई साधन बताइए जिससे अमरता प्राप्त हो। तो उसे अमर तत्व साधनम कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में। और अमर तत्व वही तो आत्म तत्व, अमर तत्व और आत्म तत्व एक ही चीज है। यदि आप स्वयं को भी जान लें तो आप अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी शिक्षा दी है किसने? याज्ञवल्क्य ने। जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वाचक्मी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी बैठती थी। ठीक है, शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। ठीक है, वाचक्नवी विदुषी, वाचक्नवी विदुषी, कैसी विदुषी? गार्गी नामना वाचक्नवी विदुषी तिष्ठति स्म, वहां बैठती थी गार्गी जो विद्वानों से शास्त्रार्थ करती थी। ये हमारा इतिहास है। आपको 50 लोग बताएंगे स्त्रियों का कि हमारे यहाँ स्त्रियां कितनी पीछे थीं और कैसा हुआ। बहुत छोटी सी बात है बेटा, इस बात को आप समझोगे क्योंकि आप इतिहास के छात्र हो, और नहीं भी हो तो आगे चलकर इतिहास पढ़ना है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य पर भारत की राज्य व्यवस्था निर्भर करती है। आपको आईएएस पीसीएस बनना है, आपको देश संभालना है, राजनेता बनना है। ऐसे में इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। आप देखोगे कि जब तक मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ, जब तक इस्लाम का आक्रमण भारत में नहीं हुआ, तब तक ऐसी तमाम गार्गियां आपको मिलेंगी, तमाम अपालाएं, घोषा मुद्राएं, तमाम उर्वशियां मिलेंगी आपको, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगी। आपको पता है क्यों? आप कभी मराठा अफगान वॉर पढ़िएगा, मराठा अफगान युद्ध, तृतीय युद्ध, जिसके तीसरे युद्ध के बाद में अहमद शाह अब्दाली ने कम से कम 20 दिनों तक पूरी दिल्ली की स्त्रियों को की निर्ममता से हत्या की, उनका बलात्कार किया। ये बताता है कि हमारे यहां कितना दबाव आ गया था और किस पर वो इस्लाम आक्रमण कर रहा था। और इस वजह से हमारे यहां जो ये गार्गियां, अपालाएं, घोषा मुद्राएं थीं, इनको पर्दे के पीछे जाना पड़ा, क्योंकि सबसे सहज था स्त्रियों पर आक्रमण करना। स्त्रियां बुद्धि से बहुत पवित्र, बहुत तेज होती हैं, लेकिन शरीर, ईश्वर प्रकृति इनको ऐसा बनाती है कि शरीर इनका कोमल होता है। तो हमारे शत्रु भी जानते थे कि हमें किस पर हमला करना है, और उन्होंने किया और हमको तोड़ा। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है, और आज वही हमको बताते हैं कि तुम्हारे यहां ऐसा नहीं था। तो मन तो करता है कि शुरू कर दें, लेकिन ठीक है, संभाल के रखते हैं, बताएंगे उनको भी। समय आ रहा है भारत का। महाभारतेपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाय वर्णन लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन भर, महाभारत में भी जीवन भर वेदांत अनुशीलन परायाह, वेदांत का अनुशीलन करने वाली सुलभाया वर्णनम लभ्यते, ऐसी बहुत सी स्त्रियों का वर्णन महाभारत में भी है जो वेदांत का अनुशीलन करती थी, वेदों का अनुशीलन करती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य में, अब इसको भी थोड़ा समझ लो, लौकिक और वैदिक क्या है। देखो क्या होता है, वैदिक संस्कृत जो है, संस्कृत दो प्रकार की है, एक वैदिक, एक लौकिक। वैदिक संस्कृत क्या है? अनुभद्राः क्रतौ यन्ति विश्वतः भद्रम कर्णिर, ये वेद के मंत्र हैं। और लौकिक संस्कृत क्या है? जैसे हम लोक में, जो समाज में जो बोलते हैं कि भवतः नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या है? तो हमने जो वैदिक संस्कृत लिखी गई, वो वैदिक संस्कृत अलग पैटर्न पर लिखी गई है, वो थोड़ी क्लिष्ट है। लोक में बोली जाने वाली संस्कृत अलग है। आप दो मंत्रों को भी देखोगे और एक श्लोक को भी देखोगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको अनुभद्रा बताया, अब यहीं पर मैं कालिदास के एक श्लोक का जिक्र करूं कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, अब ये बिल्कुल स्पष्ट आपकी लौकिक संस्कृत है। इन दोनों में ये अंतर है कि लौकिक संस्कृत समाज में बोली जाने वाली संस्कृत है, जो हम आज के दौर में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 44 कवयित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुट रूपेण इतस्तो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी 44 कितना होता है मुझे बताओ? 44, कमेंट करके बताओ। 44, 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों का 150 पदें स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होते हैं। वैदिक संस्कृत में तो हमने बात कर ली, लोपा, पाला, घोषा मुद्रा, उर्वशी, ठीक है।
अब लौकिक संस्कृत की बात है तो यहां भी 40 कविताएं मिलती हैं और इनके सार्ध शतम, कम से कम 100 या सार्ध शतम, अर्ध शतम मतलब एक तो अर्ध शतम 100 और उसका आधा मतलब 150 पद यहां वहां स्फुट रूपेण मतलब विखरे हुए मिलते हैं। इतस्ततो मतलब इधर उधर लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। तासु विजयांक प्रथम कल्पा वर्तते, तासु विजयांका शब्द क्या है? विजयांका, तासु इनमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, विजयांका को प्रथम कल्प का कहा जाता है। सा च श्याम वर्णासीदति, श्याम वर्णात आसीद इति पदेनानेन स्फुटी भवति, वो क्या कैसी हैं? वह श्याम वर्ण की थी, यह इस पद से स्पष्ट है। देखो अब ये श्याम वर्णासीदति, इसको इसका संधि देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना वर्ण श्याम वर्णा आसीत इति, 3 शब्दों को मिलाया गया है तब लिखा गया वर्णासीदति, मतलब श्याम वर्ण आसीत साचा, वह श्याम वर्ण की थी, इति पदेनानेन स्फुटी भवति, यह इस पद से प्राप्त होता है। क्या है? नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या कहते हैं? नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक। अच्छा, इसका अर्थ मैंने नहीं बताया आपको तो ये कहते हैं कि नीले कमल के समान कैसी हैं? नीलोत्पल दल श्यामम, नीलोत्पल क्या होता है? नीला कमल, उसके दल के समान, नीले कमल के दल से के समान श्यामल हैं। कौन? विजयांकाम अजानता, श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए, अजानता न जानते हुए, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती को सर्व शुक्ल दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। अर्थात यदि आप उस परम भद्राणी को नहीं जानते तो आपको ज्ञानी कहा जाना उचित नहीं है। ठीक है। तस्याह कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। अब देखो, अब इसको भी संधि करके देख लो, अलग अलग कर लिया करो जिससे आसान हो जाए। अष्टम शतकम इति अनुमीयते। ठीक। अब ई और अ की संधि से य बन जाता है, यहां भी संधि होती है तो आप इसको समझ सकते हो, और यहां पर ये आधा मा है, ई आता है तो मात्रा लग जाती है, तो ऐसे ही बनता है। तो क्या होगा? अष्ट शतकम इति अनुमीयते, अष्ट शतकम इति अनुमीयते। तो तस्य कालाह, उसके काल में, उनका समय, अष्ट शतकम इति अनुमीयते, 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अष्ट शतकम 8वीं, 800 इति अनुमीयते, अनुमीयते मतलब अनुमान किया जाता है। अनुमीयते आत्मनेपदी का रूप है बेटा, आत्मनेपदी का। कभी विभक्ति पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा आत्मनेपदी परस्मैपदी का है। और मैं आज चाहता हूं कि आप लोग संस्कृत में इतने विद्वान बने कि आगामी भारतीय संस्कृति इस बात पर विचार करे कि आपने संस्कृत कहीं से अच्छे से पढ़ा है। चलिए, चालुक्य वंश के चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहो मन्यते। बहुत से लोग क्या मानते हैं? बहुत से लोगों का मानना है, अनेक विद्वानों का मानना है कि जो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी, कौन? विजयांका, वही भट्टारिका, वही विजय भट्टारिका, उनका नाम विजय भट्टारिका भी था, वही विजयांका थी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। बहवो इति मन्यते, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि चालुक्य वंश से चंद्रादित्य से राज्ञी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजयांक भट्टारिका ही विजयांका थी। किंच शीलो भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखका स्वस्फुट पदये प्रसिद्धा। कहते हैं कुछ और शील भट्टारिका मतलब विद्वान, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखकों की कविताएं भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनके भी स्फुट पद प्राप्त होते हैं जिसके कारण वे प्रसिद्ध हैं। ठीक है। विजयनगर से नरेशा, विजयनगर नरेश
ठीक है। विजयनगर नरेशा संस्कृत भाषाया संरक्षणाय कृत प्रयासा आसान नीति विदितमेव। विजयनगर नरेश के संस्कृत भाषाया संरक्षण हेतु जो प्रयास था आसान नीति विदितमेव, ठीक है। वे कहते हैं कि संस्कृत की रक्षा के लिए जो प्रयास विजयनगर के नरेश ने किया वो विदित है, वो सबको पता है। तेषाम अंतःपुरे भी, उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशलाह राज्यो अभवन। उनके अंतःपुर में भी, अंतःपुर में कौन रहता है? अंतःपुर में रानियां रहती हैं, ठीक है। तो उनके अंतःपुर में भी, उनके अंतःपुर में जो रानियां थी वहां भी संस्कृत की कुशल रचनाकाराएं हुई, ठीक है। कंपणरायस्य चतुर्दशतकम, कंपन राय ने चतुर्शतकम लिखा है। राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो विजय घट नामाश्रित्या रचयत, ठीक है। जो कंपरायण राज्य था, इसका नाम थोड़ा अजीब है, कंपण रायस्य, कंपण राय। तो जो ये कंपन राय राज्य था बेटा, ठीक है, कंपन राय की 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी जो गंगा देवी हैं, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में उन्होंने रचना की। किसके? मधुरा विजयम नामक काव्य, महाकाव्य की स्वस्वामिनो, अपने स्वामी विजय घटनाम आश्रित्य रचयत। अपने पति जो विजय घटन उनके पति हैं, उनके आश्रित, उनके आश्रय में रहकर इसकी रचना इन्होंने की। तत्र अलंकारणम सन्निवेशो अवर्जको वर्तते। तत्र अलंकाराणम सन्निवेशो, तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशो, उसमें क्या हुआ है? तत्र, वहां, अलंकाराणाम सन्निवेशो, अलंकारों का निवेश हुआ है, उन्हें पिरोया गया है। आवर्जको वर्तते, मतलब अद्भुत कहा जाता है कि उन्होंने अलंकारों का अद्भुत प्रयोग किया। तस्मिन्ने च राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमालंबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। ये तो अद्भुत पाठ है, आप कितनी कवियों के बारे में जानेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें और हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। क्या कहते हैं? तस्मिन नेच राज्य, उसी राज्य में षोडश शतके 16वीं शताब्दी में, कहते हैं षोडश शतके 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय से, अच्युत राय की राज्ञी तिरुमलंबा, तिरुमलंबा ने वरदांबिक परिणय नाम का प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत, प्रौढ़ चंपू काव्य रचा। चंपू काव्य क्या होता है? एक ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तत्र, वहां, संस्कृत गद्य से, संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। वहां जो संस्कृत गद्य की छटा है, सभी पदों में उनका लालित्य पद विन्यास चा अतीव शोभते, चातीव मतलब च अतीव शोभते, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम, सबसे बड़े बड़े समस्त पद वहीं पर प्राप्त होते हैं। तत्रैव लभ्यते, उसी में हुआ है सबसे, संस्कृत साहित्य में लंबे जितने भी पद हैं, जैसे आप देखते होंगे अक्सर टीवी वगैरह में बताया जाता है कि इस भाषा का सबसे बड़ा पद ये है, इस भाषा का सबसे बड़ा वाक्य ये है। तो वैसे ही यहाँ का सबसे बड़ा वाक्य, जो संस्कृत साहित्य का बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े वाक्य हैं, उनका प्रयोग इसमें हुआ है। किसमें? वरदांबिक परिणय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काले, इस काल में भी, आधुनिक काल में भी संस्कृत लेखासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 तक हुई। पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतियो प्रसिद्धा। पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तया स्वपितुः, उनके पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता का एक जीवन परिचय लिखा। कितना अद्भुत, कितना भाग्यशाली पिता होंगे जिनकी बेटी संस्कृत में उनका चरित्र लिखती है और नाम रखती है शंकर चरितमित रचितम। उन्होंने शंकर चरित लिखा अपने पिता के नाम पर, अपने पिता के लिए, शंकर पांडुरंग के पांडित्य को समाज को, दुनिया को बताने के लिए। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र
परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादिनम अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखी, मीरा लहरी लिखी, कथा मुक्तावली लिखी, विचित्र परिषद यात्रा लिखी, ग्राम ज्योति लिखी इत्यादि नाम अनेक गद्य गद्य ग्रंथ को प्रणीतवती, प्रणीत किया, लिखा, आगे बढ़ाया। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल में, इस समय में लेखिकाओं में, कवियत्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिला कुमारी मिश्र प्रभृतयो, बहुत सी ऐसी हैं, अनुदितम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, जो संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं, संस्कृत साहित्य के बारे में समाज को बता रही हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका पाठ था जहां पर हमने तमाम संस्कृत की विद्वानों के बारे में जाना। देखो, इस पाठ को ऐसे मत पढ़ना कि आपके सिलेबस में आने वाला है। सिलेबस के तो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं यहां करा दूंगा, इस पाठ को इस आधार पर पढ़ना कि आप अपने समाज का इतिहास पढ़ रहे हो, आप ये जान रहे हो कि संस्कृत जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, उसकी रचना में इन विद्वानों ने, इन विदुषियों ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऋषियों को तो आप बहुत सुनते होगे, मेरा खुद का नाम ऋषि है, लेकिन ऋषिकाओं को कितना सुनते हो? किसी का नाम ऋषिका सुना है? अगर नहीं तो उसको रखा जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन स्त्रियों ने जो संस्कृत के लिए किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का जो हमने सॉल्व पढ़ा है, उसी के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विजयांक का समय क्या था। देखो, ये प्रश्न 2019-2020 में सभी खंडों में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से मैंने आपको बताया है 8वीं, 7वीं, 10वीं, चौथी। तो मैं बताता हूं 8वीं शताब्दी। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? सील भट्टारिका, रामभद्रांबा, देवकुमारिका कौन है? सभी बताएं। 2021, तो इसका क्या हो जाएगा? सभी। यहां पर सन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से आप देखिए। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है आपको बताना है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। तो दोनों लोग अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो दोनों लोगों से चलेगी ना, दोनों चक्र के जो पहिए हैं वो साथ में घूमेंगे। मंत्रयों कौन थी? मंत्रयों कौन थी? अब यहां मंत्रयों लिखा हुआ है, मैत्री कौन थी? ऐसा होना चाहिए, मैं इसको सही कर देता हूं। मैत्री कौन थी आप लोगों को बताना है, और ये मैं आपको बता देता हूं कि मैत्री इसको आप कट कर दें, यहां पर लिख लें मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन थी? तो ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? तो लगभग 40 कवियत्रियों के पद मिलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती? सभी लोग बताएं। किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है, दंडी ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में कितनी है? चतुर्विंशति, 24 हैं। 5 अथर्ववेद में है। ठीक। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडित छमाराव ने अपने पिता के नाम पर शंकर चरित लिखा है। कितनी सुंदर बात है ये। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? सभी लोग कमेंट करके बताओ, सेशन को शेयर करते रहो बेटा। चलो, गार्गी। नेक्स्ट प्रश्न। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री हैं? तो वर्तमान काल की। वनमाला भवालकर तो वर्तमान काल की ना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्रियों लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन अतीव प्रसिद्ध है? आधुनिक काल में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो छमाराव। ठीक है, इनका जन्म काल भी देख लेना, हो सकता है सन भी पूछे आपसे। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको लिख के आप रख लोगे। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी आपको बताना है। विजय भट्टारिका, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। विजय भट्टारिका
चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी है विजय भट्टारिका? चंद्रादित्य की। अगला प्रश्न, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्यार्थ गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? अब सत्याग्रह गीता नाम ही से पता है कि महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होगा। अगला, याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। ठीक है, मैत्रेयी को दी थी। आगे बढ़ते हैं, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय क्या था सभी लोगों को बताना है। 16वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, कौन सा समय गंगा देवी का था आपको बताना है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर तो आप लोग स्वयं भी करेंगे कि गंगा देवी का समय क्या है। आपको ये मैंने बताया है। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पंडित क्षमाराव हैं, जिन्होंने अपने पिता का चरित्र लिखा है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो महाभारत में किसका है बताइए आप सभी लोग। महाभारत में किसका उल्लेख है बेटा? महाभारत काल में किस लेखिका का उल्लेख है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सुलभा का। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो बहुत बार मैंने आपको बताया कौन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका? मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, सुलभा महाभारत काल की है, विजयांका 14वीं शताब्दी की है, चंद्रादित्य की पत्नी। अच्युत राय कहां के राजा थे? अच्युत राय कहां के राजा थे आपको बताना है। अच्युत राय कहां के राजा थे बेटा? अच्युत राय कहां के राजा थे? विजयनगर के राजा थे अच्युत राय। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुमलांबा की, क्षमाराव की, गंगा देवी की या पुष्पा दीक्षित की? तो ये तिरुमलांबा की रचना है। अगला प्रश्न, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा कौन है? शील भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयांका या राम भद्रान्वा? तो ये विजयांका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना सत्याग्रह गीता है। सत्याग्रह काम किया गांधी के बारे में तो कितना कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय के बाद अच्युत राय आए, तो कंपन राय का समय क्या होगा? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। अच्युत राय तो 16वीं में थे, 14वीं। अगला, अब आ जाते हैं हम आपके एक लाइन वाले प्रश्न पर, जिसमें एक लाइन लिखकर आपको उत्तर देना है। गार्गी कस्य राज्यसभायाम आसीत? गार्गी किसकी राज्यसभा में थी? तो गार्गी राज्ञः जनकस्य राज्यसभायाम आसीत, उनकी राज्यसभा में थी। विपुलम संस्कृत साहित्यम कई संवर्धितम? तो विपुलम संस्कृत साहित्यम कवि शास्त्रकारैश्च, कवि और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया है। अगला, शास्त्रार्थ कुशला का आसीत? तो शास्त्रार्थ कुशला गार्गी आसीत। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत? विजय भट्टारिका चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य राज्ञी आसीत। राज्ञी मतलब रानी, चंद्रादित्य की, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी थी। याज्ञवल्क्य से पत्नी कुत्र वर्णितास्त? याज्ञवल्क्य की पत्नी का जिक्र कहां पर है? तो बृहदारण्यक उपनिषदो अपि, उपनिषदादि या उपनिषदो अपि वर्णितास्ति। ऋषि काह नाम किम किम संति? ऋषिकाह नाम, अब देखो ऋषि काह दूर दूर हो गया, इसको एक में मिला दो। ऋषिकाह नाम किम किम संति? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वृजाम्भिणी इत्यादि ऋषिकाह संति। अगला प्रश्न, कंपन रायस्य राज्ञी का आसीत? तो कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी आसीत। याज्ञवल्क्य से पत्नी का आसीत? याज्ञवल्क्य से पत्नी मैत्रेयी आसीत। यहां पर मैत्रेयी का जिक्र है, वैसे याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी जो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, एक थी मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं बेटा, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव का उल्लेखनीय है योगदान है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग क्या किया? उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को लिखा, संस्कृत में लिखा, और बाद में महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता आदि पुस्तकें लिखी तमाम। तो ये उसका उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका सबका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। विजयांका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विद्या की देवी सरस्वती का आसन, वस्त्र, वाहन आदि सभी शुभ धवल कांति का चित्रित किया गया है। प्रथम कल की कवयित्री विजयांका, जिसका रंग श्याम था, ने अपनी अद्भुत लेखन प्रतिभा से अपनी रचनाओं में प्रखर आभा बिखेर दी, अर्थात उनकी कृतियां ज्योतिर्मय हैं। ये बात आप लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट, सभी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आप बाद में इसको सॉल्व कर पाएं। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखिए। तो पंडित क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो बेटा। विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है? चालुक्य वंश के राजा भट्टारिका
की पत्नी विजयांका थी एवं इनका काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। इसको आप ठीक से पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान वैदिक काल से होता है। जनक की राज्यसभा में गार्गी वाचकनवी का उल्लेख है। वाचकनवी का अर्थ होता है बेटा विदुषी। मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पत्नी है। मध्यकाल में विजयांका शील भट्टारिका, देव कुमारिका राम भद्रांबा आज दक्षिण की कवित्रियां हैं। संस्कृत वांग्मय में पूरित किया है। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, अच्युत राय की पत्नी निरुपालंबा। इसके अतिरिक्त आधुनिक संस्कृत कवित्रियों में पंडित क्षमा राव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, अगला क्या है? हाँ, ये विजय उनकी रचनाओं के बारे में हो गई। और उसके बाद आजकल लेखन में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि एक्टिव हैं, लिख रही हैं। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। उनके राजाओं में संस्कृत भाषा में निरूपण रचनाकर्मी महिलाओं में नारी गंगा देवी, जो कंपन राय की अर्धांगिनी थी, अपने स्वामी की मधुरै विजय की घटना का आश्रय लेकर 14वीं शताब्दी में मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें अलंकारों का आकर्षक प्रयोग हुआ है। पुनः इसी विजयनगर राज्य में 16वीं सदी में राजा अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है तथा संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे लंबे समासों की श्रृंखला प्राप्त होती है। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये उत्तर आपको लिख के रखना है बेटा, याद करके लेना है। पंडित क्षमा राव की कृतियां कौन कौन सी हैं? तो शंकर चरित जो उन्होंने अपने पिताजी के लिए लिखा, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि उल्लेखनीय है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बड़े प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब पठित अवबोधन का हिंदी अनुवाद करना है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपिशन्ति। इसका तो अर्थ मैंने बताया ही आपको कि वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि थे अपितु ऋषि पत्नियां भी थी या ऋषिकाएं भी थी। ठीक है, कम प्राण से राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजय महाकाव्यम रचयामास। कम प्राण की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम महाकाव्य की रचना की। ये भी मैंने आपको बताया है। विपुल संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकाराइश्च संवर्षितम। संस्कृत साहित्य की विपुलता विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाई गई है। ये भी मैंने आपको बताया है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीण सार्धशतकम पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। मतलब 40 कवित्रियों के 150 स्फुट रूप में यहाँ तहाँ इतस्ततो, यहाँ वहां। इतस्ततो का अर्थ क्या होता है? इतस्ततो यहाँ जहां तहां प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तस्याः कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। उनकी 8वीं शताब्दी उनका समय अनुमीयते माना जाता है। चालक वंशीय से चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहु मन्यते। अनुमान किया जाता है कि उसका काल 8वीं शताब्दी है। चालक वंशीय चंद्रादित्य की महारानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। विजयनगर राज्य से नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो प्रयास किए थे उसे सभी जानते हैं, वह सर्वविदित है। क्लियर है? वह सर्वविदित है। अगले पर चलते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमा राव 1890 से 1853 नामाधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नामक विदुषी अधिक प्रसिद्ध हैं। क्लियर है सभी को? सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो। साथ ही अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में बताते रहो, जिससे मैं आपकी परेशानियों को समझ पाऊं, उनका निवारण कर पाऊं। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकी रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वं शिक्षयति। जानकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। महाभारतेपि जीवन पर्यंतम वेदानुशीलनम परायाः सुलभाम लभ्यते। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ तो मैंने आपको बताया ही है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन में रुचि लेने वाली थी, जिसमें याज्ञवल्क्य से उन्होंने आत्म तत्व की जानकारी जाननी चाहिए। कहानी मैंने आपको बताई कि क्योंकि वे गृहस्थाश्रम में से वानप्रस्थ में जाना चाहते थे, तो वे संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे कात्यायनी और मैत्रेयी के बीच में। तो मैत्रेयी ने कहा कि भैया देखो, अमर होने की बात, अगर पैसे से अमर होता हो आदमी तो दे दो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा मैं पैसे तुम्हें इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि तुम अमर हो जाओ, मैं पैसे इसलिए देना चाहता हूं कि तुम भी वे जीवन जीने के उपकरण खरीद पाओ जो समाज के लिए आवश्यक है। तो ये आपका पाठ था बेटा। सभी लोग कमेंट करके बताएं आपको संस्कृत पढ़कर कैसा लगा। साथ ही बताएं कि आपकी परेशानियां क्या हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में उनका समाधान कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग सेशन को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।